सो हे मेरी नन्ही मुन्नी प्यारी और ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगी। सो गाइस, मैं एंड दोनों लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि ओह गॉड, मतलब ये क्या है यार, ये क्या है। मतलब सो इंसान अपने प्यार को पाने के चक्कर में, उसे हासिल करने के चक्कर में सब कुछ करने को तैयार थी। मतलब सब कुछ, क्या कुछ नहीं क्या था रूपेश ने, सब कुछ क्या था यार। पर अब वही इंसान बिल्कुल बदल चुकी थी। अब तुमको नहीं अपनाना चाह रही थी, और उन दोनों को और कोई परेशान नहीं करना चाहती थी और कोई सिनप्रेट नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो भी अब खुश थी कि तूने मेरी नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैं तो उसे प्यार करती थी, मैं तो बस यही चाहती थी कि वो मेरे पास रहे, वो खुश रहे, वो अच्छा रहे। पर अब वो मेरे पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जिसके पास है ना वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहीं ना कहीं लगता है मेरा मुझसे भी ज़्यादा केयर करती है, मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती है, उसे बहुत खुश रखती है। और प्यार वो तो शायद मेरा मुझसे भी कुछ ज़्यादा ही करती है, बहुत ज़्यादा करती है, शायद खुद से भी ज़्यादा। अरे वो दोनों तो एक दूसरे पे जान छिड़कती है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अलावा कभी से ही नहीं सकती। और ये दोनों खुश है और हमेशा खुश रहे, हमेशा भली रहे। मैं तो यही चाहती हूँ ना, इससे अलावा मुझे और क्या ही चाहिए। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही मेरे लिए काफ़ी है कि मेरी प्यार करने वाला वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, अपने प्यार के साथ बहुत खुश है, बहुत खुश। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि वो दोनों अब बहुत खुश है, बहुत अच्छी है। पर मेरे कारण, मेरी वजह से वो दोनों ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगी और नहीं सुकून से अपनी लाइफ जी पाएगी। इसलिए मुझे लगता है मुझे उन दोनों की लाइफ से हट जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। फिर देखना वो दोनों कितनी सैन से अपनी ज़िंदगी जिएगी, कितनी सुकून से अपनी लाइफ गुजरा करेगी। दोनों साथ में बहुत खुश रहेगी, बाहर जाएगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी, घूमेगी फिरेगी, मस्ती करेगी, इंजॉय करेगी, बहुत मजा आएगी। साथ में दोनों बहुत खुश रहेगी, बहुत खुश। लेकिन मेरे कारण उन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये मुझे और नहीं दिखा जा रहा है, मुझे और नहीं सहा जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है यही सबसे बेटर ऑप्शन है, सबसे सही तरीका है। हाँ तो यार क्या बोलो रूपेश, ऐसे सोच के पता नहीं अचानक बेचारा क्या ही गलत हरकत कर बैठती। ओह माय गॉड। और इधर उसकी माँ उन्होंने भाग के आके रूपेश को एक खुशी की बात बताने लग जाती कि बेटा तू टेंशन मत ले, मैं सारी इंतजाम कर दी, सारी इंतजाम। देखना सुबह बस होने वाली है, और तो बस 1-2 घंटे उसके बाद वो जो इंसान है ना, वो इंसान मेरा को ख़त्म करके दोनों को सारी ज़िंदगी के लिए तेरे पास ले आएगी, तेरे पास। दोनों हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी बेटा, दोनों हमेशा के लिए तेरी हो जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, तू टेंशन ना ले, तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। तो यहाँ पे तो हमें पता चलता कि उस मैनेजर ने जिसकी फ़ोटो दिया था ना, वो किसी और की नहीं यार, वो तो हमारी मैया की फ़ोटो थी। और उन्हें यही कहा गया था कि मैया को ख़त्म करके दोनों को यहाँ ले आने के लिए। तो सुन के रूपेश भी एकदम से हैरान हो जाती और गुस्से से खड़ी हो जाती। मतलब क्या बोलो, जहाँ पे उसकी माँ पे उसे खुश होना चाहिए था, उसे हंसना चाहिए था, उसे उछालना चाहिए था, वहाँ पे तो उल्टा वो गुस्सा हो जाती कि अरे मम्मा ये आपने क्या किया, क्या किया आपने। अरे खुश करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था ना,
ये बिल्कुल सही नहीं किया मम्मा, ये सही नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। तो क्या बोलो यार, रुपेश तो ऐसे बोल के अपनी माँ के साथ गुस्सा करके वो सीधा भागना स्टार्ट कर दी थी, जिसपे उसकी माँ भी शॉक्ड कि अरे अचानक इसे हो क्या गया, इसे तो खुश होना चाहिए ना, पर नहीं, अरे इतनी दिनों के बाद इसे अपना प्यार मिल रहा है, हमेशा के लिए उसकी हो रहा है, पर अब उस पर गुस्सा कर रहा है। रुपेश बेटा, अरे मेरी बात तो सुन बेटा, रुपेश अरे कहाँ जा रहा है, उससे बात तो कर ले, अरे हुआ क्या है बता तो सही बेटा। पर रुपेश क्या ही सुनती, वो तो भाग चुकी थी यार, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, जो उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने भी उसके पीछे पीछे भागने लगती, पर उन्होंने जैसे ही दरजा के पास जाती है ना, तभी मानो अचानक उनकी नज़र बेड पे चले जाती। वहाँ एक छोटी सी शीशी जो था ना, वो पड़ा हुआ था ना मानो बेड की बेस, तो उन्होंने थोड़ा सा भगा दी और उस शीशी को हाथ में ली थी। तो क्या बोलूं यार, वो हाथ में लेने के बाद तो मानो उन्होंने एकदम से थम सी जाती, उन्होंने रुक सी जाती, और देख के मानो जैसे उनकी सार के ऊपर आसमान टूट पड़ी, उनके पैर के नीचे से जमीन ही खिसल गई यार। उन्होंने क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी रुपेश वो इस तरह भाग के कहाँ गई, और थोड़े ये तो चेहरा है ना, ये यहाँ पे कैसे आई मेरा बच्चा। तो उन्होंने ऐसे बोल के रोते हुए चिल्लाते हुए उस शीशी को अच्छे से देखती। तो क्या बोलो यार, और शीशी तो मानो एकदम से खाली थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। ओह माय गॉड, क्या बोलो, मतलब पता नहीं रुपेश ने चश्मे गुस्से की मारे हो वो जहर वाकई पी लिया था, या फिर यह भी उसकी कोई चाल था, कोई ड्रामा था, क्योंकि हमारे रुपेश तो पहले से ही ड्रामा में माहिर था, हीरो था। पर जो भी है वो तो हमें थोड़ा और आगे पता चलेगी ना। फिर उसकी माँ तो परेशान हो जाती, उसकी माँ रोने लग जाती, पागल हो जाती, और उन्हें समझने की कोई वक्त भी नहीं लगता, क्योंकि उन्हें मान चुकी थी कि उनके बेटे ने जहर पी लिया है। तो इसी कारण उन्होंने रोते हुए बस भाग पड़ती कि मेरे बच्चा रुपेश, रुपेश ये तूने क्या कर दी बेटा, ये तूने क्या किया और क्यों की मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। और यह तो मानो उसकी माँ की रिएक्शन देख के यही लग रहा था कि शायद रुपेश सच में सुसाइड करना चाह रही थी, और सिर्फ चाह रही थी नहीं यार, क्या बोलूं, मानो वो खुद को ख़त्म करने के लिए वो सच में जहर पी लिया था, वो भी पूरी की पूरी, जो किसी को नहीं पता था। उसकी माँ तो बस उस शीशी को देख के अंदाज लगा चुकी थी, पर माँ की अंदाज ऐसे कैसे गलत हो सकती है यार, उनकी अंदाजा तो बिल्कुल सही था यार, बिल्कुल सही था, जिस पे उन्होंने भी भाग पड़ती। और इधर रुपेश तो सिर्फ दोनों के लिए सब करी थी, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी भलाई के लिए। पर सच को तो मुझे नहीं लगता कि रुपेश को ऐसा करना सही था, ऐसा बिल्कुल सही नहीं था, एक गलत था। अरे बाबा, उसे उसके माँ के बारे में भी तो सोचना चाहिए था ना, बट नहीं यार, ये सरासर गलत था, सरासर गलत था। खैर इधर ऑलमोस्ट 9 से ऊपर हो रही थी, और ये दोनों तो मानो अभी भी एक दूसरे के ऊपर छुपा के सुकून से सो रही थी। मैं आके अचानक आंखें खोलती कि अरे जान उठो ना, देखो ना कितनी टाइम हो रहा है, जिस पे दोनों वो तो मानो अब मैं आके और अंदर घुस के सोने की कोशिश करती कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा और सोने दो ना, क्या। तो वो ऐसे बोल के फिर से सोने की कोशिश करती। मैं कहती अरे क्या थोड़ी देर बाद पापा, देखो मैंने पहले ऑनलाइन बुकिंग कर दिया ना, प्लीज ना मेरा बच्चा अभी तो उठ जाओ।
देखो, और नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाएगी, प्लीज। तो कहती बोला ना प्लीज। तो मैं कहती कोई ना, तुम्हें सोना है तो तुम सुकून से सो जाओ, पर मुझे तो उठने दो। फिर देखना, मैं सब समेट लूंगी। अरे हटो ना, उठने दो। क्या यार, जिस पे दोनों थोड़ा गुस्सा हो जाती कि आप भी ना कितनी गंदी हो, सुकून से थोड़ा सोने भी नहीं देना चाहती। जाओ हटो, मुझे नहीं सोना आपके साथ। जाइए, आपको जाना है ना तब जाइए, पर मैं तो सोऊंगी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के अब मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करती, पर इतने में ही मैं उसे रुक ली थी कि अरे भाई, तुम भूल क्या रही हो? हाँ, कि सुकून से सोने नहीं दिया। हाँ, अरे पापा, पूरी रात वो मजा किसने लूटी? तुमने लूटी। मुझे सोने ही कहा दिया। मुझे लगा तुम ठीक नहीं हो, थोड़ा बीमार हो, इसलिए बतो मैं बोल दिया कि जो दिल करे जितना चाहे वो कर सकती हो। पर बाप रे, मुझे क्या पता था भाई कि तुम्हारे अंदर कुछ बहुत घुस जाएगी और उसने मेरी हालत इतनी खराब कर देगी। माय गॉड, अभी पूरी रात। जी यार, तुम खाती पीती क्या हो जो अंदर भरा इतनी ज्यादा स्टेमिना है? हाँ, मेरी बदन तो देखो क्या हाल करती। अरे बड़ा बचा दी है, बड़ा। देखो, गॉड, कितनी ज्यादा पेन हो रहा है, कितनी दर्द हो रहा है। बाप रे, आगे से ना इस तरह की परमिशन तो मेरे जीवन में तुम्हें कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं, याद रखना। हाँ, तो दोनों अचानक कहती क्या नहीं दोगी? और अगर नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे मेरा हक है, मैं जबरदस्ती ले लूंगी ना, इसमें खांसी ना बात है मेरी जान। और हाँ, अब तो ऐसे कह रही हो जैसे अब दूध की दुला हो, नदान हो, मासूम हो, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानती है ना बाबू? हाँ, गंदी कहेगी जो पूरी इंजम उस पे डाल रही हो। क्यों? वहाँ के पता नहीं रात में क्या हो गया था जिस कारण अब पे थोड़ा प्यार ज्यादा आ रही थी। इसमें मेरी क्या गलती? आ रहा था तो आ रहा था ना, अभी हप्पे तो आ रहा था, किसी और पे दूरी। अच्छा ठीक है, कोई ना, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कोई दिक्कत है, तो मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं आगे से पूरा ध्यान रखूँगी। तो ऐसे बोल के मानो वो थोड़ा सा सैड हो जाती। इधर मैं सोचने लग जाती कि नहीं खुश, समझी ना, मैं नहीं हूँ खुश। तो दोनों कहती क्यों, मतलब कि क्यों नहीं खुश? अब तो ये चाहती हो ना कि मैं कुछ भी मत करूँ, आपके पास मत आओ। हाँ, तो मैं कहती कहा तो जरूर था मैं लव, पर दिल से नहीं, ज़बान से। मतलब मस्ती क्या पागल, अरे दिल तो चाहती है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो और प्यार भी तुम ऐसे ही, मतलब समझी ना? तो तुम तो शॉक। तो मैं कहती क्या करके समझाऊं या फिर जिसमें समझ गई? हाँ। तो मैं ऐसे बोल के हंसने लग जाती और इधर दोनों और तो मैं को मारने लग जाती है ना उसके सीने पे। किस भी गंदी गई कि अरे उसे डरा दी। मुझे तो लगा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कर दी। हाँ, क्या यार, हमेशा डरा दी थी हो। तो मैं उसके हाथ पकड़ ली थी कि हे पागल, अरे ऐसा होती है, प्यार में बहुत कुछ होती है, कुछ भी हो सकती है, इसमें कौन सी नया बात है? हाँ पागल, कुछ भी मत सोचो। बहुत हो गया, अब चला जल्दी से। और हाँ, पहले तुम्हारी ये कपड़े तो पहन लो, और नहीं तो पता नहीं कब तुम फिर से शुरू हो जाओगी, फिर से स्टार्ट हो जाओगी। हाँ, तो मैं तो ऐसे बोल के वो अब दोनों को सहने लग जाती, उसे धमकाने लग जाती, जिसपे दोनों कहती क्या छी,
गंदी गएगी, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी, रुको तुम्हारी तो इतने में मैं अब फटक से अपनी कपड़े पहन के वो तो जल्दी जल्दी में वॉशरूम घुसने लग जाती कि पहले पकड़ के तो देखो। तो मैं तो ऐसे बोल के मस्ती करते हुए वो फौरन वॉशरूम घुस जाती। इधर दोनों वो कहती कोई ना बेटा, पहले बाहर तो आओ फिर देखना, और मैं तो तुम सब बजाऊंगी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के थोड़ा सा मुस्कुराती। और जांच को तो अब ये दोनों वाकई बहुत ज्यादा खुश थी। एक दूसरे के साथ कुछ भी ना होने के बाद भी ये दोनों साथ में बहुत सुकून से रह रही थी। इन दोनों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ प्यार था। एक दूसरे के अंदर भरोसा था, विश्वास था, जिसके कारण ये दोनों वाकई खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, जिसके कारण दोनों और एक बार ऊपर वाला से शुक्रिया अदा करने लग जाती नेहा के लिए। उसकी लाइफ में एक अच्छा सा इतनी केयरफुल एक पार्टनर भेजने के लिए, और तो और कस करके इतनी जल्दी नेहा को पूरी की पूरी ठीक करने के लिए। और तभी नेहा भी आ जाती और वो आगे दोनों को देख के उसे पीछे से उसकी टमी में हाथ डाल के उससे कस के कह ली थी कि मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश कि ऊपर वाला ने मेरी लाइफ में भी तुम जैसे किसी को भेजा जो इतनी प्यार करने वाला, इतनी प्यार करने वाला, और साथ सब इतनी पीटने वाला। तो दोनों गुस्से से उसकी तरफ देखती कि हाँ क्या कुछ भी मार बहुत बेसता दे रहती हो, अच्छा नहीं लगता ना, प्लीज इतनी सता मत करो। तो मैं अब फौरन उसे घुमा के खस के काली थी कि ओके मेरा बच्चा, और नहीं करती। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, और मैं भी बैग वगैरह निकाल लेती हूँ। ओह सामान वगैरह कपड़ा वगैरह रखनी होगी ना। तो दोनों कहती हाँ वो देखो शायद उस अलमारी के अंदर ही होगी, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, तो मैं कहती ओके। फिर दोनों वो वॉशरूम जाने वाली होती, पर एकदम से रुक जाती कि वो एक काम करती हूँ ना, ड्रेस भी निकाल लेती हूँ ना, मैं चेंज भी कर लूँगी, ऐसे मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। तो मैं कहती एक मिनट मैं निकाल देती हूँ। हाँ, तो मैं ऐसे बोल के उसके लिए एक अच्छा सा ड्रेस निकाल दी थी, जो देख के दोनों खुश हो जाती कि सच में उसकी चॉइस भी बिल्कुल मेरा जैसा। तो दोनों हंस दी थी कि क्यों कोई शौक है। तो क्या बोलूं, मैं तो ऐसे बोल के हंस दी थी, और दोनों वो कहती क्या और बदले गंदी की। हाँ, तो ऐसे बोल के ड्रेस उठाती और बस वो भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीधा वॉशरूम चले जाती। इधर मैं और फिर से हंसने लगती कि पागल अभी भी कितनी ज़्यादा शर्माती है। तो वो ऐसे बोल के सबको सब समेटने लग जाती, कपड़ा वगैरह सामान वगैरह। और दोनों क्या बोलूं, उसे तो मानो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता ना। और मैं वो तो सब कुछ समेटने के बाद अच्छे से तैयार भी हो चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं थी ना, लेट हो रहा था। दोनों बाहर आती कि वाओ सब समेट ली, क्या बात है। जिस पे मैं कहती हाँ जी मैडम अब जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाएगी प्लीज़। जिस पे दोनों भाग के जाके वो जल्दी से अपने बाल बना ली थी, थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी करती, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, क्योंकि पहली बार अपनी ससुराल जा रही थी, इसलिए उसके अंदर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और जल्दी जल्दी वो अपनी काम भी ख़त्म कर रही थी। तो मैं कहती क्या वाह कि नहीं, अरे बाबू प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी करो ना, देखो अगर थोड़ा और लेट हुआ ना तो पक्का ट्रेन छोड़ जाएगी, फिर देखना। तो दोनों भाग के आके कहती हाँ बाबा हो गया अब चलो, और नहीं तो जब देखो बस जल्दी जल्दी जल्दी। अरे थोड़ा तो धीरज रखा चाहिए ना, क्या यार कुछ भी। तो
मैं हाँ मुस्कुराती कि हाँ धीरज रखा चाहिए, और ये जब ट्रेन छूट जाएगी ना फिर पता चलेगी। हाँ तो मैं ऐसे बोल के वो दरजा बाहर से लग कर दी और दोनों के हाथ पकड़ के रास्ते की तरफ चलने लग जाती, क्योंकि वो दोनों गाड़ी नहीं ले चुकी थी, ऐसे ही जा रही थी। क्योंकि स्टेशन पे जाने की बात तो वो दोनों ट्रेन में जाने वाली है ना, इसलिए गाड़ी नहीं लिया था। और वैसे भी गाड़ी उसकी खुद की नहीं था ना, वो तो रूपेश का था जो छोड़ चुकी थी, इसलिए वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रही थी, वो भी खुशी खुशी। बट उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों के नसीब में क्या वेट कर रही है, आगे कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो दोनों रिलैक्स हो गए बिना टेंशन, ऐसे ही खुशी खुशी चल रही थी। और तभी आगे एक कैब दिखा दी था, दोनों हाथ उठा के इशारा करती, जिस पे वो कैब भी रुक जाती। मैं उनसे बात करती, उन्होंने मान जाती। फिर मैं दरजा ओपन करती, दोनों को इशारा करती, दोनों खुशी खुशी अंदर जाके बैठती। उसके बाद मैं भी घर के अंदर जाके बैठती और दरजा लॉक करती। और जैसे घर स्टार्ट होने वाली होती है ना, पैसा इतने में हर तरफ से कुछ लोग आगे उस गाड़ी को रोक लेती और मैं के पास आके उसे पटा दिखाती कि ये तो है ना। तो क्या बोलूं यार, दोनों के दोनों शॉक्ड, दोनों तो मैं को कस के पका ली थी कि ये लोग कौन है। तो मैं कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना, शांत रहो, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे बोल के उस आदमी के साथ बात करती कि हाँ मैं ही हूँ, पर बात क्या है, काम क्या है। तो आदमी थोड़ा मुस्कुराते कि बात तो कुछ नहीं है, पर काम बहुत है। पहले काम तो वह है कि उसे ले जाना और तुझे तो हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा देना। अरे समझा नहीं क्या, अरे सुपारी मिली है, सुपारी तुझे खत्म करने की। तो भाई साहब अब तो ये दोनों की दोनों समझ जाती कि कहीं ना कहीं पक्का ये रुपेश की काम है, ये रुपेश की क्या दरा है। अगर ये फिर से हाथ में आना फिर तो इसकी जान ही ले लूंगी। हाँ पर अब तो इन सब से लपटना होगा। तो मैं ऐसे बोल के वो आराम से गाड़ी से उतारने की बहाना बनाती, पर ओ दरजा खोल के मतलब इतनी जोर से उन लोगों को हट कर दी थी है ना घर की दरजा से, जिसपे वो सब की सब जमीन पे गिर जाती। और मैं वो तो दोनों के हाथ पकड़ के बस भागना स्टार्ट कर दी थी, वो भी मेन रोड पे। और इधर वो दोनों जिस रूपेश के बारे में इतनी गला सोच रही थी यार, इसमें तो मानो सच में रूपेश की कोई हाथ ही नहीं था ना, उल्टा वो तो बहुत ही जोर से ड्राइव कर रही थी, वो भी सिर्फ उन दोनों को बचाने के लिए, जबकि उल्टा उसकी हालत ही बहुत ज़्यादा खराब थी यार। वो तो सही से ड्राइव भी नहीं कर पा रही थी, पर फिर भी वो काफ़ी स्पीड के साथ गाड़ी चला रही थी। और इधर रूपेश की माँ, उन्होंने तो इतनी जल्दी भागने के बाद भी अपने बेटे को रोक नहीं पाया था, जिस पर अब उन्होंने बार बार अपने बेटे के नंबर पे कॉल लगाई जा रही थी, पर वह कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं था ना कि मेरे फ़ोन बज रहा है। जिसमें अब उसकी माँ भी गुस्से में अपने फ़ोन फेंक दी थी और उन्होंने भी दूसरी कार लेके निकाल पड़ती, वो भी खुद ड्राइव करते हुए, जबकि उनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी। फिर भी अपनी औलाद के लिए उन्होंने अपनी परवाह की बगैर निकल जाती उसे ढूंढने के लिए। और इधर मैं और ये दोनों तो मानो भाग भाग के काफ़ी ज़्यादा थक जाती, और फिर फाइनली वो दोनों के दोनों एक कंस्ट्रक्शन सेट पे घुस जाती। और उन दोनों के पीछे पीछे यार अभी भी वो लोग पड़ा हुआ था, क्योंकि उन लोगों की एक काम था ना मेहा को ख़त्म करके दोनों को ले जाने का। और वो लोग तो यही चाह रही थी, जिसपे वो लोग भी अंदर घुस जाती और उन दोनों को ढूंढना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी सामान वगैरह था ना। और कंस्ट्रक्शन साइड रोड की शादी था, जिसपे उन लोगों को करीब देख के दोनों बहुत ही जोर से चिल्ला दी थी। और भाई साहब
अचानक उसी की आवाज़ चलते वक्त गाड़ी के अंदर रूपेश को सुनाई दी था, जिस पे वो अचानक से गाड़ी ब्रेक लगा दी थी। कहीं ये तो धनु, हाँ ये तो शायद धनु की आवाज़ है ना, हाँ ये जरूर धनु की आवाज़ है। तो वो ऐसे बोल के फौरन गाड़ी से उतरती और बस उस कंस्ट्रक्शन की अंदर की तरफ भागना स्टार्ट कर दी थी। और इधर अंदर ओह माय गॉड क्या बोलूं, यहाँ पे तो मानो ऑलरेडी एक्शन शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन लोगों ने जबरदस्ती दोनों को वहां से खींचते हुए ले जाने की कोशिश कर रही थी, जो नेहा को देखा नहीं जा रहा था। और थोड़ा सोच को तो हमारी मियाँ भी कोई ऐसा आम लड़की नहीं थी भाई, गांव की लड़की थी, फाइटिंग में और कम में भी माहिर थी, जिस पे आप उसे भी अपनी जान की धार दिखाने ही जा रहा था, जिस पे आप वो भी गुस्से में उन लोगों के ऊपर गिर पड़ती और फाइट करना स्टार्ट कर दी थी। जबकि हम यहाँ सिर्फ अकेले थी और दोनों वो तो बहुत ज़्यादा घबरा हुआ था, जबकि वो भी हरकत में माहिर था, बट इस वक्त तो उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इधर मैं अकेले होने के बाद भी वो उन सब के साथ गुस्से में लड़ी जा रही थी, उन लोगों को पिटी जा रही थी। बट उनमें से एक गंदा सा आदमी की नज़र अचानक दोनों पे चले जाती। वो ऐसे ना घबराते हुए वो कांप रही थी, वो बस इधर उधर देख रही थी कि मैं तो इतने में उस गंदा सा आदमी दोनों के करीब आने लगती, जिसपे उस आदमी को देख के दोनों भागना स्टार्ट कर देती। बट तभी उसकी दुपट्टा किसी के साथ टकरा जाती, जिसके कारण वो वहीं पे गिर जाती और ऐसे ही उठने की कोशिश करती है ना, पर तभी उस गंदा सा आदमी एकदम से उसके करीब आ जाती और उसके ऊपर से उसके दुपट्टा को खींचने की कोशिश करती। तो दोनों घबराहट के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेती कि प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ मुझे, तो क्या बोलो यार, बेचारी तो ऐसे चिल्लाने लग जाती। पर इधर मैं ओह माय गॉड क्या बोलो, वो तो दूसरी तरफ थी और तो सिर्फ वही नहीं, वो तो उन लोगों के साथ लड़ाई कर रही थी, उन लोगों को पीट रही होती है और उसे तो दोनों की आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रहा था। और वो लोग ऐसे उसके और ज़्यादा करीब आ जाती है ना, पैसा क्या बोलूं, इतने में ही ऊपर से जाम करके हमारे भेले मतलब हमारी रूपेश आ जाती। वाव यार क्या बोलो, मतलब इतनी मुसीबत वक्त पे भी क्या एंट्री है हमारी हीरो की। वेल कोई ना, वो तो जमीन पे गिरने के साथ साथ उस आदमी के कलर को पकड़ के उसे खींचते हुए खड़ी करती और सीधा उसकी पायन पे एक मार दी थी। कितनी हिम्मत कैसे हुई, जिसकी तरफ मैं आंख उठा के भी नहीं देखा तो उसे छोड़ने की कोशिश की। तो अब रूपेश ऐसे बोल के गुस्से से अपने माथे से उसकी माथा में एक टक्कर लगा दी थी, जिस पे तो भैसा वो अब एकदम से गई, मानो वो जमीन पे गिर गई और वो फौरन पीछे की तरफ घूमती और मैं की तरफ हाथ आगे करती, मतलब उसे उठाने की कोशिश करती। पर दोनों वो तो और ज़्यादा घबरा जाती और पीछे होने लग जाती है ना, ऐसे ही लेटे हुए कि प्लीज़ रूपेश प्लीज़ देखो मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो। तो वो ऐसे बोल के घबरा जाती, जिस पर रूपेश को बहुत बुरा लगती, क्योंकि बेचारा कुछ भी नहीं क्या था, बट फिर भी उसे ऐसा गंदा बात सुनना को पड़ता। तो वो अपनी फेस को दूसरी तरफ कर लेती कि तनु प्लीज़ मैं तुम्हारी बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, तुम थोड़ा तो वर्ष मुझे कर ही सकती हो, प्लीज़ मैं सच में तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, प्लीज़ मुझे यकीन करो। तो रूपेश ऐसे बोल के तो उनके करीब आ जाती और उसके हाथ पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती। और तभी वहाँ पे और एक आदमी आ जाती कि ये छोड़ इसे, और तू कौन है, आसमान से टपका है क्या,
चोरी से। तो वो ऐसे ऐसे बोलकर दोनों को पकड़ने लगती है ना, तो भाई साहब अब तो रुपेश के साथ और घूम जाती, जिस पे उसे भी गुस्से से पीटना स्टार्ट कर दी थी। तो अब यहाँ पे नेहा के साथ साथ उन लोगों के साथ रुपेश भी लड़ रही थी। रुपेश भी उन लोगों को बुरी तरह से पीट रही थी, जिस पे अब दोनों को थोड़ा सा यकीन हो जाती, रुपेश पे थोड़ा सा पर्सा आ जाती, जिस पे अब वो रुपेश के पीछे जाके चुपने लग जाती है ना, डर की मारे। इधर नेहा भी उन लोगों को बुरी तरह से पीट रही थी, और तभी पीछे से एक आदमी आ जाते, मतलब जो इन लोगों के लीडर था ना वो। और वो आदमी तो मानो उस मैनेजर को जबान दे चुकी थी ना कि इसे खत्म कर देगी, और इसीलिए उन्होंने पीछे से आ जाती है ना नेहा को बाहर काटने के लिए। और उस आदमी के हाथ में तो मानो एक बड़ा सा ताजा सा कुछ था, तो उसी से नेहा पे बाहर काटने वाली होती, बट तभी बीच में रुपेश आके अपनी हाथों से उस दाग को रोक ली थी, जिस पे उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाती, बट फिर भी वो उस दाग को छोड़ नहीं रही थी, और नहीं वो डर के मारे वहाँ से हट रही थी। वो गुस्से से उस आदमी की तरफ देख रही थी, उसकी हाथ पैर कांप रही थी, उससे बहुत गुस्सा आ जाती। और इतने में रुपेश अपने पैर से उसके सीने पे एक मार दी थी, जिस पे अब उस आदमी अपने हाथ की धाबी छोड़ दी थी और पीछे जाके गिरती। और तभी नेहा की नजर रुपेश पे जाती, जो उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, तो भाग के जाके रुपेश की हाथ पकड़ ली थी कि अरे ये तुम क्या किया, तुम्हारे हाथ में कट लग चुकी है, वो भी बहुत ही गहरा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो मैं हाँ ऐसे बुली रही थी रुपेश के हाथ पकड़ के, और तभी एक आदमी रुपेश के पीछे से आ जाती, तो दूसरी ने नेहा के पीछे से आ जाती, मतलब उन दोनों को बाहर करने के लिए, जिस पे दोनों की दोनों नोट कर ली थी, देख ली थी, और उन दोनों के साथ ये दोनों भी फाइट करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब अब ये दोनों साथ में मिल के फाइट कर रही थी, जिस पे वहाँ पे जो लीडर था ना, उनकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या इसे ख़त्म कर दूँ या फिर सिर्फ इसे उठा ले जाओ। पर समझ नहीं आ रहा है अचानक ये मुसीबत कहाँ से पैदा हुई जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है ये? तो इतने में ही दूसरी आदमी कहती, बॉस जो भी है पर इसे ख़त्म करनी है, और नहीं तो सारे पैसा वापस देना पड़ेगा, वो भी 10 लाख। सोच के देखिए बहुत नुकसान हो जाएगी। उस आदमी ने गुस्से से खड़ी हो जाती कि हाँ कोई नुकसान नहीं होगी, मैं तो इसे ख़त्म करके रहूँगी, तू बस देखते जा। तो वो आदमी अब ऐसे बोल के फिर से वो दाव उठा लेती और नेहा की तरफ भागने लग जाती। और इधर नेहा वो तो दूसरी तरफ घूम के किसी को पीटी होती है, जिस पे अब वो आदमी को एक मौका मिल जाती। वो आदमी पीछे से उधर मनोमय की बैग पे घुसाने वाली होती, इतने में दोनों जोर से चीख दी थी कि नेहा। और तभी रूपेश भी नेहा की तरफ घूमती, तो वो भी देख लेती कि उस आदमी नेहा पे वार कर ही रही है। तो इतने में रूपेश उस आदमी के ऊपर जाम कर दी थी और उस आदमी को गिरा दी थी। और उनके हाथ में जो दांत था ना, ओह गॉड क्या बोलो, रूपेश तो जबरदस्ती उस आदमी के हाथों से वो छीन लेती और वो घूम के खड़ी हो जाती और एक सेकंड भी वो इधर उधर नहीं देखती और नहीं वो कुछ सोचती। मतलब वो सीधा उस दाग को उस आदमी के पेट में घुसा दी थी। माय गॉड यार क्या बोलूं, मतलब सच में प्रूव हो गया कि इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है यार, कुछ भी। खैर रूपेश तो उस आदमी को पेट में वो घुसा दी थी और उस ऐसे ही खड़ी होने की कोशिश करती है ना, बट वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी यार, क्योंकि उसके अंदर जो जहर था ना वो अपनी एक्शन शुरू कर चुका था। उस जहर का असर पड़ रहा था ना रूपेश की पूरी बॉडी में, जिस कारण
वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और उसके हाथों से तो खून अभी भी निकाल रही थी यार। उसकी बॉडी पे बहुत सारा जख्म था, बहुत सारा चोट वगैरह था, क्योंकि कब से वो भी बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है उन सब के साथ। और हमारी मैया भी काम नहीं ला रही थी यार। वो भी तो अब तक एक आदमी को बहुत ज़्यादा पीट रही होती है। वो तो रुपेश को नोट ही नहीं कहा था कि रुपेश गिर रही है। और अब तो मानो एक एक करके सबकी सब वहाँ से भागना स्टार्ट कर दी थी दोनों। और रुपेश को देख के चिल्ला दी थी कि रुपेश रुपेश तुम्हें क्या हुआ रुपेश। तो वो ऐसे बोल के रुपेश को कस के पकड़ ली थी। ओह गॉड क्या बोलूं, सच में रुपेश को जीते हुए जो उम्मीद नहीं मिला था वो शायद अब मारने के वक्त मिल रही थी। मतलब थोड़ा सा सुकून तो उसे मिल रही थी, क्योंकि वो अब दोनों की बाहों में थी। दोनों से कस के पकड़ रखा था। वो गिर रही होती है, दोनों से अपनी गोद में लेके जमीन पे बैठ जाती कि रुपेश रुपेश क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना रुपेश। तो क्या बोलो यार, रुपेश तो हैरान होके पागल की तरह बस दोनों को दिखी जा रही थी ताकि ये देखा इस सीन कभी खत्म ही ना हो। और पैसा क्या बोलो, रुपेश तो ऐसे अपनी प्यार को देखते हुए वो धीरे से अपने हाथ को उठाती और वो दोनों के फेस को, अपनी जाने मन की वो प्यारी सी चेहरा को थोड़ा सा टच करने वाली। मतलब वो तो कभी भी अपने प्यार को छू भी नहीं पाया, ना उसके करीब जा पाया। पर अब इन वक्त उसे बहुत दिल कर रहा था कि उसे थोड़ा सा टच करूं। तो वो ऐसे ही सोच के जैसे ही दोनों के फेस को टच करने वाली होती है ना, ओह गॉड क्या बोलूं। तो इतने में उसके हाथ एकदम से ज़मीन पे गिर जाती। मतलब वो तो लास्ट बार के लिए अपने प्यार को थोड़ा टच भी नहीं कर पाती यार। और दम तोड़ देती, वहीं पे उसका डेथ हो जाती, जिसपे दोनों उसके हाथ को फिर से पकड़ती कि रुपेश 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 बात करो मुझसे रुपेश। तो इतने में मैं आ जाती कि क्या हुआ उसे। तो तनु कहती ये बात नहीं कर रहे प्लीज, देखो ना प्लीज, ये बात क्यों नहीं कर रहे प्लीज, थोड़ा अच्छे से देखो ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ प्लीज। तो मैं फौरन उसे अच्छे से दिसे करने लग जाती, उसकी आंखें, उसकी सांस चल रहा है कि नहीं। तो देखने के बाद वो भी सैड हो जाती कि सॉरी, मुझे लगता है ये नहीं रहा, शी इज डेड। जिस पे आप दोनों भी सीखने लग जाते कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो अभी बिल्कुल ठीक थी ना, तो अचानक कैसे। तो क्या बोलो यार, अब तो दोनों को भी उसके बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती। बेचारी एकदम से रो दी थी यार, क्या बोलो। मतलब सच में जीते हुए हम किसी की वैल्यू नहीं करती, किसी को इज्जत नहीं देती, बट वही इंसान जब नहीं रहती, जब ऊपर वाले के पास चले जाती, फिर सच में हमें उन लोगों की याद आती है, उन लोगों की बहुत फिक्र होती है। जैसे यहाँ पे भी दोनों को ऐसे हो रहा था, उसे अब रुपेश की बहुत फिक्र हो रहा था, उसकी बहुत चिंता हो रहा था। पर अब ऐसे चोटी दिखावा की, चोटी फिक्र की क्या ही जरूरत है, कोई फायदा नहीं है। पर खुशी की बात और सुकून की बात तो ये थी कि जो भी हुआ, पर मरने से पहले रुपेश उसी की गोद में मरा, उसी की बाहों में दम तारा, जिसको वो दिल से भी ज़्यादा चाहती थी, दिल से प्यार करती थी, अपना बनाना चाहती थी। यही सोच के उससे बहुत सुकून मिला यार, बहुत सुकून मिला कि यही मेरे लिए काम कहाँ है, अपनी प्यार की बाहों में दम तोड़ा, यही मेरे लिए काफ़ी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सुकून है। इधर दोनों वो तो रुपेश को देख के अब वाकई बहुत ज़्यादा रो रही थी।
उसे बहुत ज़्यादा रोने आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, उसके बारे में सोच के उससे बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था, जिस पे मैं आके उसे कस के अपने सीने से हक कर ली थी कि प्लीज़ शांत हो जाओ, जो वो इसमें हमारी कोई हाथ नहीं है, ये ऊपर वाला की मर्जी है, प्लीज़ शांत हो जाओ। तब वो ऐसे बोल के दोनों को अपनी बाहों में जगा ली थी और दोनों भी नेहा को कस के हका ली थी कि प्लीज तुम प्रॉमिस करो, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। तो नेहा उसकी फॉरहेड पे किस करती कि नहीं बाबा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, मरते दम तक तुम्हारी साथ दूंगी, तुम्हारी साथ निभाऊंगी, पक्का। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों को अपनी बाहों में जगा ली थी और तभी वहाँ पे रुपेश की माँ आ जाती और उन्होंने तो दूर से अपनी बेटी की हालत देख के वहीं पे थम जाती, वहीं पे रुक जाती, क्योंकि अपनी बेटी की हालत देख के उन्होंने समझ जाती यार कि मेरा रुपेश नहीं रहा, मेरा रुपेश नहीं रहा, मेरा रुपेश नहीं रहा, मेरा रुपेश नहीं रहा। तो क्या बोलो यार, अब तो मानो ऐसे बोल के रुपेश की माँ भी पागल की तरह रोने लग जाती यार, क्योंकि उनकी एकलौती औलाद के अलावा कोई नहीं था, कोई भी नहीं। बेचारी रो रो के एकदम से पागल हो जाती, जिस पे अब उन्हें उनके मैनेजर ने संभाल ली थी कि प्लीज मैडम शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, संभलिए अपने आप को, क्योंकि इसमें किसी की हाथ नहीं है, ऊपर वाला की मर्जी के आगे हम कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मैडम, प्लीज शांत हो जाइए और चलिए देखिए अपने लाल को लास्ट बार के लिए, चलिए। तो अब रुपेश की मैनेजर ने उसकी मामा को अपने बेटे के पास ले जाती और अब उसकी माँ को उस मैनेजर ने संभालने लग जाती और इधर हमारी दोनों और मैं वो दोनों भी रुपेश को देखती और फिर वो दोनों भी वहाँ से निकल जाती, क्योंकि यहाँ पे तो उन दोनों की कोई काम ही नहीं था ना, जिसकी बेटा था उन्होंने आ चुकी थी और वह दोनों अब वहाँ से निकल जाती, मतलब वह दोनों हमेशा के लिए इस शहर छोड़ के गाँव चले जाती और वहीं पे एक छोटी सी प्यार का आशियाना बना के वो दोनों वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारने लग जाती। सो हे गाइस, क्या बोलो यार, मान लीजिए मैं और दोनों इस स्टोरी इसी सीन के साथ यहीं पे एंड हो जाती है। सो मिलती है कोई नया स्टोरी पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ गाइस, अगर मेरी स्टोरी पे कोई भी बात या फिर कोई भी हरकत किसको बुरा लगा या फिर किसको हार्ड हुआ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर देना प्लीज़, और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, टाटा।